अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं और फिर अपनी खुदादा सलाहियतों की बुनियाद पर आगे बढ़ते हैं, और कुछ वाक़तन उमरा के बच्चे होते हैं लेकिन उनके वालिदैन उनको पैम्पर नहीं करते बल्कि स्ट्रगल के रास्ते पे डालते हैं ताकि वो जिद्दोजहद करके अपना रास्ता ख़ुद बनाएं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही शख्सियत से, एक ऐसे जवां साल बिज़नेसमैन से जिनके वालिद ने ख़ुद तो बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी की, बिज़नेस की, लेकिन अपने बेटे को एक रास्ता वही दिखाया जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था कि जिद्दोजहद का रास्ता। जवां साल सनतकार हैं, वो PHMA के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, नॉर्थ जोन के फेडमेक के डायरेक्टर हैं और सदाकत कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर। अहमद अफजल अवान बहुत अरसा बैरून मुल्क रहे, अब मुल्क में वापस आके मुल्क की तरक्की में और अपनी सनत को चलाने के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आइए मिलते हैं अहमद अफजल अवान से। जी, हम अहमद अफजल अवान साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए चलते हैं। जनाब, कैसे हैं आप अहमद साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, खैरियत है? अल्लाह का करम जी। अहमद अफजल अवान एक जवां साल इंडस्ट्रियलिस्ट, एक यूरोप पलट नौजवान जो अपने बिज़नेस को चलाने बाज़ नागज़ीर वजूहात की बिना पे वापस पहुँचे 15 साल बाद। तो इसी शहर में पैदा हुए? जी जी, मैं बिल्कुल फैसलाबाद में पैदा हुआ। तो आबाई जो बुज़ुर्गों का इलाका कौन सा था? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इस तरह के। मेरे जो दादाजी थे और उनके भाई वो सारे सियालकोट में होते थे। फिर जब ये पार्टीशन के बाद कुछ ज़मीनों के जो कुछ इस तरह हुए, बेसिकली छोटे से लैंडलॉर्ड्स थे, तो मेरे दादाजी को जो ज़मीन मिली है चीचा वतनी से आगे एक एरिया इकबाल नगर, वहाँ से अंदर जाएं तो वहाँ पे हमारा आबाई गाँव है। लेकिन वाले साहब भी बहुत छोटी उम्र में गाँव से अपनी जिद्दोजहद के लिए निकल पड़े, और मेरी पैदाइश में हम सारे बहन भाइयों की पैदाइश यहीं फैसलाबाद में हुई है। ननियाल मेरा सारा फैसलाबाद से ही है, शहर से ही है, और ददयाल मेरा कह लें कि चीचा वतनी है और उसके गिरदो नवाज से है। तो तालीम कहाँ से हासिल की? अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स जो है जी, मैंने पाकिस्तान से किया, यहाँ से बीकन हाउस से किया अपना ए लेवल्स, और उसके बाद अपने बैचलर्स के लिए मैं इंग्लैंड चला गया, अपना बैचलर्स वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद अपनी वर्क प्लेसमेंट 1 साल वर्क एक्सपीरियंस लिया, फिर वापस आए पाकिस्तान, 3-4 साल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया फैक्ट्री में। अच्छा, इस दौरान शादी कब हुई? मेरी शादी जी 2014 में हुई है। और कैसे हुई? आराम से हो गई थी? अभी यंग थे मेरा ख्याल। जल्दी क्या थी? वैसे जल्दी भी नहीं 26 के थे आप। मेरी हुई है, जल्दी तो नहीं है। कह लें आप ये कि बीइंग द ओनली सन, हाँ, तो वालदा और वाले साहब की भी ख्वाहिश थी और मेरी भी ऐसी कोई चाहत नहीं थी कोई बात नहीं की। अच्छा, कैसे, मतलब ये घर वालों ने रिश्ता पसंद किया? जी जी, मेरी टोटली अरेंज मैरिज है। मेरे वाले साहब के दोस्त कह लें, हमारी फील्ड के लोग थे वो, तो मेरे वाले साहब पुराना जानते थे, फैमिली फ्रेंड्स कह लें आप, या कुछ इस तरह कह लें। तो फिर इस तरह के वालदा ने बात की, और आई मीन मैं तो सिर्फ अनाउंसमेंट ही हुई थी मेरे लिए, तो एक किस्म की। बस आपको बताया गया कि आपकी शादी कर रहे हैं? मुझे पूछा गया था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल पूछा गया, मुझे ये भी कहा गया था, लेकिन मैं उस वक्त कह लें कि मेरा कोई माइंड था ही नहीं ऐसे। मैं आई वॉज हैप्पी कि अगर आप लोग कर रहे हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक अच्छे बच्चे की तरह आपने। इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, लेकिन ये कि वो कहते हैं ना कि उस वक्त आपके हाथ में जो आपने ऑप्शन देखने, मेरी अपनी कोई चाहत थी नहीं। ठीक है। और मैं चाहता था कि मेरी वालदा की या वाले साहब की जो सेटिस्फेक्शन है उसी को प्रेफरेंस दी जाए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो फिर
बिजनेस और शादी साथ साथ? हाँ जी, उसकी एक फिर बाहर चले गए फिर शादी के बाद आप? जी, मैं शादी के 1.25 साल बाद ही बाहर चला गया था और आता जाता रहता था। साल में 5-6 चक्कर लग जाते थे, मेरे बच्चों के भी लग जाते थे। आते रहते थे अपने दादा दादी के पास, कभी दादा दादी आ जाते थे इनके पास। बचपन में खेल शेल कोई? खेला ही है जी, और कुछ भी नहीं है, खेला ही। किस किस्म की, कौन कौन सा? क्रिकेट बहुत खेली, फील्ड हॉकी खेली जी, फुटबॉल थोड़ा बहुत खेला। स्पोर्ट्स किसी किस्म की भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, स्पोर्ट्स का बहुत शौक रहा है। क्योंकि अकेला था तो जारी बात है, सख्ती भी ज़रा ज़्यादा होती है अकेले बच्चे पे। तो फिर जैसे ही मौका मिलना, स्ट्रीट क्रिकेट भी खेली है, आप हर किस्म की चीज़ खेली है। गांव जाते थे अपने ईद वगैरह पे या इवेंट्स पे इकट्ठे होना कज़न्स ने, तो क्या कहते हैं, हर किस्म के ये मतलब जो हमारी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कह लें, देसी डोमेस्टिक, स्टापो हो गया, पकड़न पकड़ाई, हर चीज़ खेली है। लोगों के जज्बात से भी खेले? मेरा ख्याल है नादानी में कहीं हो जाए तो हो जाए, जब से अकल आई है तब से नहीं खेले। जी, नाश्ते की मेज़ है, अहमद अफजल अवान साहब का घर है, उनके बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटियां हैं और तीनों बच्चे जर्मन नेशनल हैं। वहाँ इनकी पैदाइश हुई, क्योंकि बहुत सारा अरसा वहाँ रहे अहमद साहब, और अभी उनको किसी वजह से आना पड़ा कुछ अर्सा पहले। पाकिस्तान में ही आके अपना बिज़नेस संभालना पड़ रहा है। उनकी मदर की डेथ हो गई थी, ये बताया उन्होंने अभी हमें, उस वजह से उनको आना पड़ा, वरना अपनी फैमिली के साथ उधर ही रह रहे थे। बच्चों से भी बात करेंगे, अहमद साहब से जानते हैं कि उनको खाने पीने में क्या पसंद है। कहिए जी, कैसा आपका ख़ास डिश जो आपको बहुत पसंद हो? मैं वैसे खाने में शौकीन ही हूँ। मटन मैं बहुत शौक से खाता हूँ और चिकन नहीं इतना प्रेफर करता अगर देसी चिकन हो। बाकी ये कि ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत पसंद हैं, खाना शौक से खाता हूँ। अच्छा, ये आप दियारे गैर में रहे हैं, वहाँ कभी ऐसा हुआ कि आपको ख़ुद भी बनाना पड़े? आप खुद कुकिंग कर लेते हैं? थोड़ी देर मैं करता रहा हूँ जी, स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल करता रहा हूँ। इसमें कोई तो क्या क्या बना लेते हैं आप? सब्ज़ी, दाल, चिकन वगैरह। गोश्त नहीं बना सकता। सब्ज़ी, दाल, चिकन वगैरह, चावल, इस तरह की बेसिक चीज़ें जो एक बैचलर लाइफ में आपका ही गुजारा करना होता है वो बना लेते हैं। लेकिन शादी के बाद मैंने बिल्कुल कुकिंग नहीं की, ना मुझे अब दिल करता है कुकिंग करने को, बड़ा मुश्किल लगता है। उस वक्त कर लेते थे, अब मुश्किल लगता है। तो फिर ये आपके दिन का आगाज़ कब हो जाता है, कितने बजे उठ जाते हैं? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। 9:30 9:30 उठ जाते हैं, फिर तैयार होते जाते 11 बज जाते हैं, 10:30 11 बजे तक ऑफिस आते हैं, जो मेरे वाले साहब को बिल्कुल पसंद नहीं। तो वो अभी भी चाहते हैं हम 9 बजे पहुँचे। फिर ये होता है कि दिन ज़रा लंबा, और उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वो हालांकि 5-6 बजे फ़ारग हो जाते हैं, मुझे फ़ारग होते 8 बज जाते हैं। अच्छा, अगर जर्मनी की बात करें तो वहाँ आप कितने बजे उठ जाते थे? वहाँ तो बहुत जल्दी उठना पड़ता था। वहाँ तो 5:30-6 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि बच्चों ने जाना है स्कूल, और सारे वहाँ पे कोई आपके पास हाउस हेल्प भी नहीं है, सारे मामला खुद करने हैं, तो ज़ाहिर बात है। लेकिन वहाँ पे भी मुझे आज था कि बच्चों की काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी वाइफ ने ही संभाली हुई। बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? यू टेल हिम। First steps. फर्स्ट स्टेप्स? No, he is asking which class you Which are. class? This is the school's name. And in which class do you read? KGD. KG. Okay. What's your papa's name? Amit. अहमद। ओ, यूजुअली पापा ही कहते हैं ना सारे, तो बच्चों को बाजू का नाम का नहीं पता होता। Who loves more? Boat. Both. Both. Oh, Boat. good. What's your name, please? Haram. Haram, mashallah. Good. In which class do you read? Third. Third. And school name? First step. You can easily communicate in Yeah, she can. German and English language? Yes. She's very good. Okay. Don't you feel any hesitation No. as you are born in German and now you are in Pakistan? No. Okay. Which place do you like more? Germany or Pakistan?
आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं और आप तो जिसे कहते हैं कि सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा होने वाली बात है। तो वहाँ जब आप गए यूरोप में तो वो पैम्पर्ड एक बॉय उनका सन आपके वालिद साहब का, या आपको उन्होंने कोई ख़ास माहौल में तरबियत करने की कोशिश की? हर बंदा यही कहेगा कि मैं बड़े मुश्किल टाइम से गुज़रा और मैंने बड़ा रफ एंड टफ देखा। मैं जी इतना कह सकता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक बिल्कुल ही नहीं पैम्पर किया, और वो कोशिश करते थे कि ज़रा मुश्किल क्रिएट करें मेरे लिए ताकि मेरी लर्निंग हो सके, मेरी ग्रूमिंग हो सके, मैं सिस्टम से गुज़रूँ। तो वालिद साहब की साइड से मैं यही कह सकता हूँ कि रहनुमाई बहुत मिली, मेंटोरशिप बहुत मिली, एडवाइस बहुत मिली, लेकिन ये कह लें कि उन्होंने मुझे थोड़ा सा बहुत ही प्यार से रखा हो तो इतने भी प्यार से नहीं रखा। मतलब ऑब्वियसली हर माँ बाप को अपने औलाद से प्यार होता है, पर ये था कि वो मेरी वेल बीइंग के लिए कोशिश करते थे कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल टाइम दें ताकि मेरी लर्निंग हो सके। तो मैं यही कहूँगा कि बड़ी मेहरबानी उनकी, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी लर्निंग फेज़ में हैं, ज़िंदगी भर इंसान सीखता है, पर जो चीज़ें उनसे उनकी इन चीज़ों की वजह से मुझे सीखने को मिली, जो सख्ती थोड़ी बहुत उन्होंने मेरे पे की, वो मेरे बड़े काम आई। तो ये मैं कह सकता हूँ आपको इस बारे में कि पैम्परशिप तो खैर कह रहे नहीं, बिल्कुल भी पैम्परिंग मिली, पर ये माँ बाप का साया इटसेल्फ ही बड़ा पैम्पर होता है। सदाकत कॉरपोरेशन लिमिटेड के हेड ऑफिस पहुंचे, आइए आपके लिए चलूं। सदाकत कॉरपोरेशन लिमिटेड एक बहुत बड़ा सनती ग्रुप है और मोहम्मद अफजल अवान साहब इसके रूह रवां हैं, CEO हैं, और उन्हीं का बेबी है अहमद अफजल अवान साहब के वालिद साहब हैं। वो एक सक्सेस स्टोरी हैं। इस वक्त मुल्क जिन क्राइसिस का बिज़नेस के हवाले से, कारोबारी हवाले से जिस बहरान का शिकार है, इस पे उनसे कुछ बात करते हैं। अवान साहब फरमाइएगा कि आज हमें जो आलमी सतह पर एक्सपोर्ट में जो मुश्किलात का सामना है, इसमें हमारा अपने हुकूमतों का जहाँ कसूर होगा, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ढालते नहीं हैं। बहुत सारे लोग कुछ ढालते भी हैं, तो इनका भी कुछ न कुछ कसूर है। डॉक्टर साहब, मसला ये है कि जो ये मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है ना, गवर्नमेंट के तो अपने एक तरीके हैं, वो चल रहे हैं, जो भी वो कहते हैं बेनिफिट देना नहीं देना, वो अलग इशू है। असल मसला ये है कि हम बहुत पीछे चले गए हैं, दुनिया बहुत आगे चली गई है। हम टेक्सटाइल को जो देख रहे हैं वो हम नॉर्मल कॉटन के बेस पे काम करते जा रहे थे। अब कॉटन का रुझान नहीं रहा, अब चेंज हो गया। अब प्लिस्टर में ज़्यादा गारमेंट बन रहे हैं, 100% प्लिस्टर में, उसमें रिसाइकल है, नॉर्मल प्लिस्टर है, उसमें जा रही हैं सारी चीज़ें। वो चाइना से मिल रहा है, पाकिस्तान से जो प्लिस्टर है वो निटिंग में नहीं है, डाइंग और अपना वोमन में जा रहा है। अब इसमें हमें चेंज करना चाहिए था, वो हमने आज तक चेंज नहीं किया। इसमें R&D करनी चाहिए थी, हमें रिसर्च करनी चाहिए थी, नई से नई चीज़ लाते। तो लेबर का तो मसला नहीं है इतना पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र अच्छा रहा है अभी, लेकिन ये नई चीज़ें ले आते तो बहुत चेंज आ जाने थे। अवान साहब, आज की हमारी मेहमान शख्सियत प्रोग्राम की आपके साहबजादे अहमद अफजल अवान साहब हैं, आपके फर्जंद हैं। इनकी शख्सियत के हवाले से कुछ बताएंगे? अगर एक बाप की हैसियत से देखें तो क्या चीज़ें आप समझते होंगे कि इनकी खूबियाँ हैं, और क्या चीज़ें आप चाहते होंगे कि ये चीज़ें लैक करते हैं, ये होनी चाहिए लाजमी शख्सियत में? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वो जब से अल्लाह मुझे, एक ही बेटा मेरा ये आया, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे एक साथ ज़िंदगी गुजारने का। ये मैनचेस्टर पढ़ने गया, उसके बाद वापस आ गया यहाँ। तो फिर मेरा एक टारगेट था
कि साफ ज़ाहिर में वीज़ों का बड़ा मसला आता। तो मैंने इसको कहा यार नेशनलिटी ले लेते हैं ताकि ट्रैवलिंग की सहूलत मिल जाए। वो फिर 9-10 साल इसने जर्मनी गुजारे हैं और जर्मन नेशनल है, इसके बच्चे भी ये भी। अब इसमें सबसे एक मेन खूबी है कि ये मेरे से झूठ नहीं बोलता, जो असल है वो मुझे बता देता। जो ये बात करता मुझे 100% यकीन है कि इसने जो बात की है वो सही है। बस वो इस तरह फिर मेरी ज़िंदगी मज़ेदार गुजर रही है। हमारे साहब एक बात फरमाइएगा, आमतौर पे यंग लोग ये समझते हैं कि जैसे अगर एज ज़्यादा हो जाती है तो किसी ना किसी एक वक्त आता है इंसान ने इस दुनिया से जाना है। यंग लोग समझते हैं कि शायद कोई भी मियाँ बीवी में से चला जाता है तो कोई तकलीफ़ तो होती है जो रिश्ता होता है, लेकिन वो समझते हैं कि नेचुरल है, जाना है। शायद वो ये समझते हैं कि सिर्फ यंग लोगों का दुख ज़्यादा होता है। आप ये फरमाइए, उम्र के इस हिस्से में जीवन साथी का चला जाना ये कितना तकलीफ़देह होता है? हाँ, ये खैर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये अल्लाह का निज़ाम है, सब ने जाना है। ये बहुत तकलीफ़ वाला मसला। मेरा खैर स्टोरी और है, मेरी छोटी सी फैमिली है, 2 बेटियां मेरी, एक बेटा है। और मेरी कारोबारी सारी जो सिलसिले थे उसमें मेरी वाइफ ने मेरा बड़ा साथ दिया, बड़े मज़ेदार लाइफ गुजार रहे थे हम। अब जो सूरत हाल बनी हुई थी अब और बेहतर हो रही थी। तो 2027 को इसने वापस आ जाना था, मैंने ज़रा और तरह एंजॉय करना था। काम करने की जो रूटीन है वो मेरी वही है, सुबह 9-10 बजे यहाँ जाता हूँ, 7 बजे जाता हूँ, लेकिन स्टाइल ज़िंदगी का गुजारने का बिल्कुल मुख्तलिफ हो गया। अहमद साहब, आपके वालिद साहब की बहुत मेहनत है इस पूरी एम्पायर को खड़ा करने में। एक पूरी उनका ये बेबी है उनका बेसिकली। तो आपकी नज़र से अगर देखें उनकी इस पूरी जिद्दोजहद को, तो किस तरह से आप इसको एलेबरेट करेंगे? जी, मेरे लिए तो एक आइडियल शख्सियत हैं, मेरे मेंटोर भी हैं। और मैं बल्कि अपने ऑफिस में भी नहीं बैठता हूँ, अपने सामने इनके जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ बैठता हूँ, हर वक्त इनकी रहनुमाई लेते रहते हैं। एक बड़ी इंस्पिरेशन है। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है कि एक मैंने आपको जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि एक फ्रॉम ज़ीरो से स्क्रैच से शुरू करके इतने ज़्यादा मामला बिल्ड करना ये कोई आसान बात नहीं है। ईज़ियर सेड देन डन। दूसरा, हमेशा जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने ये दी है कि इन्होंने हमेशा मतलब अपने किसी भी मामलात को, कोई भी परेशानी, कोई भी चीज़ है, वो अपनी ज़ात तक रखी, हम बच्चों तक ट्रांसफ़र नहीं की। अच्छा, आप कितने बजे आ जाते हैं इधर? ये बड़ा अच्छा जी, इसी ये एक लड़ाई है हमारी इधर यहाँ पे। मैं थोड़ा सा लेट आता हूँ, तकरीबन 11 बज जाते हैं आते आते, क्योंकि घर जब जाते हैं तो बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं, उनके साथ कभी थोड़ा सा हो गया, फिर अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। 11 कह लें आप, 10:30-11 बजे आ जाते हैं। तो यहाँ बेसिकली आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? क्या आप बेसिकली तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखते हैं, R&D को भी, और कम्युनिकेशन, कस्टमर डीलिंग सारी, क्योंकि कस्टमर सारे मैं ही उनको विजिट करता हूँ, मैं ही उनके पास आता जाता हूँ। तो मार्केटिंग सारी, सेल्स एंड मार्केटिंग मेरे पास है, बिजनेस डेवलपमेंट जिसे आप कह लें। उसके अलावा कुछ अंदरूनी एडमिनिस्ट्रेटिव मामला भी देखने पड़ते हैं, पर फैक्ट्री के तो सारे मामला हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने कुछ ऐसा डिज़ाइन कर लिया है, ये आई बिलीव इन एम्पावरमेंट। आप हर चीज़ खुद कर नहीं सकते, तो ये कह सकते हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे साथी मिल गए हैं, दोस्त हैं जो काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं मामलात में। आर यू सेटिस्फाइड कि जिस डगर पे चल रही है इंडस्ट्री आपकी, सही खतूत पे चल रही है? इसको मज़ीद अपडेट करना, इनोवेशंस लाना, मेरी ज़ात तक मैं दूँ तो इंडस्ट्री या ओवरऑल नहीं, इस इंडस्ट्री में आपके एंगल से जब देखते हैं, क्योंकि आप रिसेंटली आए हैं इसको दोबारा अपना, अभी पहुँचे हैं 6 माह पहले,
तो अभी जो आपने जायज़ा लिया होगा तो क्या देखा कि बिल्कुल सही समत में जा रहे हैं या कुछ चेंजेस की, कोई डेवलपमेंट की ज़रूरत है? देखिए, इम्प्रूवमेंट की तो साहब हर वक्त की ज़रूरत रहती है। कभी भी जैसे कोई इंसान अकेले कुल नहीं हो सकता, कोई भी इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती कभी भी। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंडस्ट्री से ज़्यादा बोझ जो ये ओनर्स फॉल करता है, ये फॉल करता है इस वक्त गवर्नमेंट पे। क्योंकि जो इस वक्त हमारी सिचुएशन गवर्नमेंट साइड से है, हमें वहाँ से जो बुनियादी हकूक़ हैं हमारे वो पूरे कर दिए जाएं और फिर इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं करती तो हमें कहा जा सकता है। जब हम खिते के सबसे महंगी बिजली, गैस, टैक्सेस देने वाला मुल्क बन जाएंगे तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट बाद में आएगा, पहले आपकी पॉलिसीज आएंगी। और जब इस मुल्क में रह के ही हमने काम करना है तो हम तो यही गुजारिशात ही कर सकते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। हम कोई आपसे, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मरात नहीं मांग रहे, लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। अगर मैंने आपके साथ कम्पीट करना है, आप पहले ही 5 मिनट पहले भागना शुरू कर दें या 10 मिनट पहले, तो जारी बात है अनटिल अनलेस कि मैं बहुत ही कोई सुपर एथलीट हूँ, वरना मैं आपके साथ कैचअप ही प्ले करता रहूँगा साइड से। आपके दफातर में मैंने देखा एक ख़ास किस्म की सिंपलिसिटी है, खूबसूरत हैं मगर सादगी के साथ चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सादगी, ये खूबसूरती, ये किसके मिजाज का हिस्सा है? ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मेरी वाला शौक था, क्योंकि मैंने आपको मेंशन किया कि हम क्योंकि कामों में लगे रहते हैं और इस तरह इतना ध्यान नहीं था। तो जब ये ऑफिस ब्लॉक हमने बनाया तो इसका जो फर्नीचर, उनको गुजारिश की अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन। तो ये फिर उन्हें, हमें तो बस फर्नीचर आ गया था, हमने सेटअप किया। इस सिंपल आंसर है इसका, उन्हें ही पता था। और एक एक चीज़ को देख के अब उनकी याद भी आती, क्योंकि हम सारे बहुत अटैच थे उनके साथ। व्यूअर्स को बताइए कि सदाकत कॉरपोरेशन लिमिटेड बेसिकली क्या है और किस लेवल का बिज़नेस कर रही है? कितने यूनिट्स हैं, कितने मज़दूर आपके साथ होंगे? और हम एक कम्प्लीटली जी वर्टिकली अलाइंड फैक्ट्री, हमारे पास अगर नहीं है तो स्पिनिंग सेक्टर नहीं है, बस हम यान बाहर से खरीदते हैं। बाकी जितने भी वैल्यू एडेड सेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, जो भी उसमें ऑपरेशंस हैं या जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो सारी इन हाउस होती हैं हमारी। यहाँ आप जहाँ बैठे हुए, ये हेड ऑफिस है, इसके सामने फ्रंट पे हमारी डाइंग प्रोसेसिंग मिल है, उसके सामने हमारी निटिंग है और प्रिंटिंग है। तो ये एक ही सिमेट्री में बने हुए हैं ये सारे इदारे। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब यान एंटर करते हैं और ये पूरा गारमेंट बना के हम निकालते हैं। इसके अंदर सारे ऑपरेशंस हम अंडर वन रूफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हर वक्त आप कारोबार ही करते रहते हैं या कभी अपने आप को भी, आपकी ज़ात, आपकी वो अहमद अफजल आवान, माशाल्लाह एक खूबसूरत जवान, अपने हवाले से कुछ बताइए। ज़िंदगी कैसी गुजरी यूरोप में? ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करें कम है। कितने दिल तोड़ के आए या कितने लोग ज़िंदगी में आए जिन्होंने मुतासर किया होगा? मुझे ज़्यादा जी शौक़ ज़िंदगी में स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ रहा है। एक ख्वाहिश थी कि प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली जाए, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली यंग एज में। बाहर जाके थोड़ा कम मौका मिला, बाहर भी जाके खेलते रहे। और जहाँ तक दिल तोड़ने की बात है या इन मामलात की बात है तो टाइम ही बड़ा कम मिला, क्योंकि आई गॉट मैरिड एट वेरी यंग एज, आई वाज लाइक 26 आप कह लें। उसके बाद क्योंकि अकेला था तो लंबे चौड़े मामलात नहीं थे, तो एक वो स्ट्रगल शुरू हो गई ज़िंदगी की कशमकश। उसके बाद एक ज़रूर शौक़ ज़रूर आया कि अपने आप को भी उस तरह दें। पहले बहुत ज़्यादा टाइम दिया, आखिरी 7-8 सालों में उस तरह नहीं दे सका। तो अब सोचा है कि अब एक ज़िंदगी का वापस पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि आप एक जगह सेटल करते हुए 9-10 साल फिर आपको स्विच करना पड़ता है, तो इट टेक्स अ लिटिल वाइल।
व्हेन यू कम बैक कि आपको सेटल डाउन करने में। खेल के अलावा क्या शौक है? अब क्रिकेट का आपको बहुत शौक रहा, तो म्यूज़िक और कुछ चीज़ें, फिल्में, ड्रामे, थिएटर? म्यूज़िक का भी शौक है, बिल्कुल शौक है, और म्यूज़िक बिल्कुल सुनते हैं। अभी भी जब भी गाड़ी में अकेले जा रही हूँ भरपूर सुनते हैं। और स्पोर्ट्स का तो रहा ही रहा है, बाकी खाने का शौक़ रखते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास यहाँ पे इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ तो हैं ही नहीं। खाने का भी शौक़ रखते हैं, हर चीज़ का शौक़ रखते हैं, लेकिन टाइम की किल्लत जो है वो कुछ आपके शौक़ जो हैं उनको पूरा करने से ज़रा उसको हिंड्रेंस आ जाती है, कह लें मुश्किल आ जाती है। पर अब जैसे मैंने कहा कि अब उम्मीद है कि अब थोड़ा सा सेटल डाउन किया हूँ, तो कुछ ज़ाती मामला, कुछ वाला की वफ़ात के बाद भी बहुत ज़्यादा देर समझ ही कुछ नहीं आई कि किस तरह करना है, तो अब थोड़ा थोड़ा इस हवाले से भी सोचना शुरू किया। पर अभी टॉप प्रायोरिटी जी ऑनेस्टली स्पीकिंग जो मौजूदा हालात हैं इसमें इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है कि इंसान की बाकी चीज़ें कारोबारी और दूसरी सेटल डाउन की हूँ तो फिर चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस वक्त PHMA की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे पर, और मैं समझता हूँ कि मुझे इसके साथ हक अदा करना चाहिए और जो इस वक्त मामला आते हैं उनके लिए बेहतरी करें, तो मेरा फोकस इस वक्त इस तरफ है। अहमद अफजल अवान साहब के एक एम्प्लॉई की सिस्टर की शादी है, उस शादी में शिरकत के लिए मार्की पहुँचे हैं। ये बहुत एक बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत खुशकिस्मत बात है कि अपने एम्प्लॉइज़ की खुशी गमी का ख्याल रखते हैं और उनकी सिस्टर की शादी में शिरकत के लिए पहुँचे। फेडबैक पहुँचे हैं और यहाँ एक नई फैक्ट्री बना रहे हैं अहमद अवान साहब। बहुत जल्द इसका इफ्तिताह होगा। ये भी अपनी नौइयत की एक बहुत मुनफरद, बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं, तो उस हवाले से भी बातें करेंगे, लेकिन पहले फैक्ट्री देखते हैं ज़रा। अभी आपको आगे लेके जाता हूँ, वहाँ पे भी मशीनरी डाइंग वहाँ हुआ करेगी, यहाँ पे फिनिशिंग लाइंस हैं, और उसके बाद ये है कि इसकी बेसमेंट भी इतनी ही बड़ी है जितनी है, काफ़ी इसका है, और इसको प्रॉपर 2-3 साल से हम लगे हुए थे इसको कंप्लीट करने के लिए। तो कितना रकबा होगा ये जी तकरीबन 8 एकड़ है। 8 एकड़ में? 8 एकड़, जिसमें से तकरीबन 6.5 एकड़ जो है वो कवर्ड है। अच्छा। या 6 एकड़ आप कह लें, आधा एकड़ ऊपर नीचे हो सकता है। ये एक प्रॉपर जिसे ना एक फैक्ट्री होती है, एक इंडस्ट्री, ये समझ लीजिए इंडस्ट्री है। और इसको बनाने का सोच ये थी कि अपने, हालांकि हम ऑलरेडी हमारे पास एक डाइंग प्रोसेसिंग मिल है जहाँ पे आप पहले आए थे, पर ये एक उसकी रिफाइंड फॉर्म कह लें, और इन एट ए ग्रेटर स्केल आप इसको कह लें। इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि कामयाबी से अल्लाह मियां ने यहाँ तक पहुँचाया तो इसको आगे भी कामयाबी से चलाएं। अब यहाँ पे हमारी जी एक लाइन होगी, अभी ऑपरेशनल नहीं है, एक ये हमारी लाइन होगी, और इसको बनाते वक्त हमने हर इंटरनेशनल कंप्लाइंस को मद्देनज़र रखा है, हर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनज़र रखा है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी कंप्लाइंसेस, कोई भी स्टैंडर्ड्स, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको फुलफिल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये कौन सा एरिया है जी? जी ये मैकेनिकल वर्कशॉप है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, साथ वाटर प्लांट लगा हुआ है, पीछे बॉयलर सेक्शन है। अब ये इस वक्त आपको सारा बंद नज़र आ रहा है क्योंकि काम चल रहा है। तो आज जुमे है, आपको पता है जो लोकल लेबर है हमारी जुमे को वो छुट्टी करती है, तो आज इस वजह से आपको यहाँ पे मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। तो अभी क्योंकि हम इस वक्त इरेक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो होपफुली विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स ये सारा आई वुड ट्राई कि इससे जल्दी हो जाए। तो इसको कंप्लीट करके कनेक्शन सारे हो चुके हैं, अभी बस छोटे छोटे बारीक काम हमारे रहते हैं। तो लेबर के हवाले से सुना था कुछ यहाँ रहायशी
जी कोई management हमने के रिहाइश लिए- दी है, ये ऊपर सारी रिहाइश है जी लेबर की, और ये तकरीबन 150 से पौने 200 बंदों के लिए एक सफिशेंट रिहाइश का बंदोबस्त किया गया है हमारी तरफ से। ये आपने खुद अपनी तरफ से किया हुआ? जारी बात है, इस इंडस्ट्री में जी काफ़ी लोग जो हैं वो परदेसी होते हैं, काफ़ी लोग दूर से आए होते हैं, उनके लिए रहने की भी बड़ी दिक्कत होती है, तो वो फिर डिमांड भी करते हैं, और हम अपनी भी सिक्योरिटी या सेफ्टी पर्पसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारी भी प्रेफरेंस है कि यहाँ पे मौजूद होंगे, तो हमारे लिए भी ज़रा इजी रह जाता है उनको मैनेज करना। अदाकारों को लोग बड़ा आइडियलाइज करते हैं या कम से कम उन्हें पसंद करते हैं, तो आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस? पसंदीदा एक्ट्रेस पाकिस्तान में आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री तो बड़ी महदूद सी इंडस्ट्री रह गई है अब हमारी। ड्रामे देखे हैं, पाकिस्तान के ड्रामे बहुत अच्छे हैं, बहुत पसंद भी किए जाते हैं, लेकिन मैं टीवी वाला इतना पर्सन नहीं, मूवीज़ देखता हूँ ज़्यादा, कभी मौका मिले, अब तो वो भी कम मिलता है। आइडियलाइज नहीं कह सकते, लेकिन सोच पसंद करते हैं, पसंद कह सकते हैं आप। जैसे हम जब बड़े हो रहे थे, एक मिसाल है, हमारे दौर में तो ऐनक वाला चैनल लगा करता था 3 चैनल होते थे, STN होता था, PTV होता था, और एक PTV वर्ल्ड होता था शायद, ये 3 चैनल होते थे। तो उस दौर में कुछ लोग बड़े मुझे अच्छे, एक आपके मरहूम मेरे ख्याल से अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तलत हुसैन साहब होते थे, बड़ी भारी आवाज़ वाले, एक मिसाल है। हालांकि वो बड़े मेरे से तो और ही जनरेशन के बंदे थे, पर उनके ड्रामाज हम बड़े गौर से देखा करते थे। और इस तरह काफ़ी लोग हैं, इनको भी मैं पिन पॉइंट जेन में नाम नहीं आ रहे, लेकिन काफ़ी लोगों को फॉलो किया है। एक आपका ड्रामा था अंदरूनी लाहौर बेस्ड, मुझे याद पड़ता है, वो बड़ा गौर से देखा था, लंडा बाजार। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें देखी हैं, लेकिन अब दिमाग नहीं जाता जी उस तरफ इतना। PHM में पहुँचे हैं, चूँकि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं PHM में नॉर्थ जोन के, तो आज इनकी एक्टिविटीज़ आमतौर पे तो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, डे टाइम में किसी भी वक्त, लेकिन आज पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बाद ये वक्त मिला कि आज हम PHM में आए। बिज़नेस कम्युनिटी से कुछ यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी के नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अहमद साहब किस तरीके से PHM को लेके चल रहे हैं, और जो इस इंडस्ट्री के मसाइल हैं हॉज़री सेक्टर के, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, उनकी नुमाइंदगी किस तरीके से हो रही है। मोहम्मद हसाम साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हसाम साहब कहिएगा, PHM के प्लेटफॉर्म से आपकी इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में मदद मिल रही है? जी माशाल्लाह बिल्कुल, जब से अहमद वान साहब बने हैं वाइस चेयरमैन PHM के, तो डेफिनेटली हॉज़री फील्ड में होते हैं काफ़ी इश्यूज़ मसाइल वगैरह, तो माशाल्लाह बड़ी डेलिगेंटली और वाइजली बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज हो रहे हैं, तो मसाइल काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, सारे रिजॉल्व हो रहे हैं इश्यूज़। अदील बुखारी साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं PHM के प्लेटफॉर्म से इस सेक्टर के इश्यूज़ को हल करने में कितनी मदद मिल रही है। अदील साहब कहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, इस तरह है कि हम लोग यहाँ पे हाज़िर हुए हैं PHM के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपको जैसे पता है कि अहमद अफजल खान साहब जब से वाइस प्रेसिडेंट बने हैं सीनियर, तो काफ़ी मसाइल जो हैं इंडस्ट्री को दरपेश हैं, तो पहले से आ रहे थे, जो अभी से जो एनर्जी ये लेके आए हैं इंडस्ट्री में बूम लेने के लिए, तो काफ़ी ऐसे तरीके से ये सारी चीज़ों को सर अंजाम दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो भी मसले मसाइल हैं नेक्स्ट ईयर रिजॉल्व हो जाएंगे, तो इसीलिए सिलसिले में हम लोग यहाँ पे हाज़िर हुए हैं। अवान साहब ये फरमाइएगा कि जो PHM में है, इतनी बड़ी तंजीम है पाकिस्तान लेवल की, इसके इश्यूज़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं, आपको किन चैलेंजेस का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए PHM के इश्यूज़ तो नहीं है, PHM तो एक रिप्रेजेंटिंग बॉडी है सारी फैक्ट्रीज़ की, लेकिन उन सब के इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए, उजागर करने के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म है।
मसाइल्स काफ़ी इस वक्त ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको जो मोस्टली बुनियादी मसाइल हैं उन पे थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस वक्त जो है एनर्जी टैरिफ्स जो है हमारे, वो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, जिस पे आज ही सुबह मुझे अभी खबर मिली है थोड़ी देर पहले ही कि वज़ीर आज़म साहब ने उस पर एक्शन लिया है और कुछ उसमें उसके नरख में कमी करने की कोशिश की है। दूसरा, हमारा जो इस वक्त टैक्सेशन सिस्टम है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का, क्योंकि हम ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं बहुत बुरी तरह इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है बिजली की मद में, टैक्सेस की मद में, गैस के टैरिफ्स की मद में, और जो इस वक्त आपने भी पढ़ा होगा कि जिस तरह यूरोपियन यूनियन की डील हो गई है इंडिया के साथ, तो अब हमारे पास जो कंपेटिटिव एडवांटेज था, क्योंकि हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो वैल्यू एडेड सेक्टर की थी वो यूरोपियन यूनियन में जा रही थी, तो अब हमारा जो कंपेटिटिव एज था वो भी ख़त्म हो गया। तो मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, इसमें मैं एक दो चीज़ें और भी बता सकता हूँ। तो हमारी एसोसिएशन का मकसद ये है कि इन मसाइल को उजागर किया जाए, ईवान बाला तक अपने मामलात को लेके जाया जाए, जो मुक़्तदर है उसके पास जाके अपने मसले मसाइल पेश करें ताकि वो हमारी मामलात के लिए जो भी बेहतर से बेहतर पॉलिसीज़ लेके आ सकते हैं वो लेके आएँ। तो ये हमारी एसोसिएशन का मकसद है, और जो मसले मसाइल हैं कुछ बुनियादी जो है वो मैंने आपको अभी मेंशन भी की है। अच्छा, एक आम व्यूअर के लिए अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें कि जो PHM में है, पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, ये किस शोबे में डील करती है? आम आदमी जानना चाहता है कि इतनी बड़ी तंजीम बेसिकली क्या क्या एक्सपोर्ट करती है। जी, जो हमारी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री है, बेसिकली इसको वैल्यू एडेड इसलिए कहा जाता है कि ये हर प्रोसेस में हम जो है वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं चीज़ की। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट लाइन है वो है गारमेंट्स, अपैरल्स, जिसे हम कह लें कि हम गारमेंट्स और अपैरल्स जो है इसको एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और जहाँ पे भी हमारे पास कस्टमर बेस मौजूद हो। हम बेसिकली धागे से काम शुरू करते हैं और एक पूरा फिनिश्ड गारमेंट बना के उसको पैक करके एक्सपोर्ट करते हैं। इसके दौरान जितने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उसे वैल्यू एडिशन कहा जाता है। आप जब इस तंजीम के चेयरमैन बने, सीनियर वाइस चेयरमैन, और नॉर्थ जोन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप समझते हैं कि आपको कुछ इस तंजीम में आने के बाद, इस ओहदे पे आने के बाद कुछ नई चीज़ों का अदराक हुआ हो कि गवर्नमेंट आपके सेक्टर के हवाले से किस तरह से सोचती है, आपका एक्सपोजर हुआ हो? डेफिनेटली, देखें लाइफ में एक्सपीरियंसेस ही इंसान को सिखाते हैं, और मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है क्योंकि मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। एक तो सबसे पहले शुक्रिया मेरे सीनियर्स का भी, मेरी एसोसिएशन का भी, मेरे सारे दोस्त अहबाब का भी जिन्होंने मेरे पे ये भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी से सौंपा, और मैं दुआ गो भी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ जस्टिस करूँ। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, बिल्कुल जी, मुझे काफ़ी लर्निंग हो रही है और देख रहे हैं मामलात को गवर्नमेंट लेवल्स पे कैसे डील किया जाता है, और काफ़ी लर्निंग है, मैं थोड़ी भी नहीं कहूँगा, काफ़ी लर्निंग है। अब जो असल मकसद है कि हमने सिर्फ इस सीट पे बैठना नहीं है, इसको प्रोडक्टिव बनाना है और इसमें से कोई बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट निकालने की कोशिश करनी है, ताकि अगर मुझे ज़िम्मेदारी से सौंपा गया तो मैं भी इसमें से कोई रिज़ल्ट्स निकाल के दूँ। कुछ मसाइल जो आप गवर्नमेंट से हल करवाना चाह रहे होते हैं इंडस्ट्री के लिए, वो जब नहीं हल होते तो आपकी जो फीलिंग होती है, क्या ये उस फीलिंग से मिलती जुलती होती है जो आपके मज़दूर, जो उनकी ज़रूरियात होती हैं आजर से, वो जब पूरी नहीं होती तो कोई फीलिंग एक जैसी होती है? देखिए, फीलिंग्स तो बिल्कुल, देखिए आप ना, जब मैंने जो महसूस किया, हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। हम इतनी साल एक ही इदारे में काम कर रहे होते हैं, उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो फिर इतना आपकी अटैचमेंट हो जाती है कि आपको जब दुख होता है साथ उन लोगों का भी दुख होता है। इसी तरह उनकी पेन आपको अपनी पेन लगती है, क्योंकि आप देखें घर से ज़्यादा टाइम तो हमारा अपनी फैक्ट्रियों में, अपनी इंडस्ट्रीज़ में गुजरा होता है। तो बिल्कुल जब हमारी नहीं सुनी जाती तो एक बंदा डिसहार्ट तो होता ही है, एक डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, लेकिन मैं ज़िंदगी में कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव रहूँ
और जैसे मैंने पहले मेंशन किया, इससे कंटिन्यूस प्रोसेस, हमारा काम है एफर्ट करते रहना, मेहनत करते रहना, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह मियाँ ने देने हैं। और स्पेशली जो एक दुख होता है कि अगर ये इंडस्ट्री इस वक्त जैसे सफ़र कर रही है और जैसे हम इसको डेली बेसिस पे उजागर भी कर रहे हैं अपने मामलात को, तो वो सबसे बड़ा दर्द ये कि खुदा न खास्ता अगर हमारी ये इंडस्ट्री बंद होती है वैल्यू एडिड की, तो ये लोग जो सारे सड़कों पे आएंगे, कितने लोग बेरोज़गार होंगे, कितने लोगों के जो बच्चे छोटे हैं स्कूलों में जा रहे हैं, अखराजात जो हैं वो नहीं पूरे कर सकेंगे। एंड इट गोज़ द सेम फॉर एवरी इंडस्ट्री। मैं बार बार वैल्यू एडिड को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि सर ये सबसे मोस्ट आपकी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा कोई ऐसा शोबा जात नहीं है जो इतना ज़्यादा रोज़गार प्रोवाइड करता हो पाकिस्तान में। और टेक्सटाइल तो आपको पता है पिछले 50-60 सालों से हमारे पास है ही ये इंडस्ट्री। जी अहमद साहब, एंड पे फाइनल वर्ड्स आप कुछ कहना चाहें, व्यूअर्स के नाम कोई पैगाम, गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने भी बहुत टाइम दिया और बड़ा मज़ा आया आपके साथ ये प्रोग्राम करने का। दूसरा ये जी, मेरा एक यही पैगाम है सारी इंडस्ट्री के लिए, एसोसिएशंस के लिए, हमारे सारे नुमाइंदगान के लिए कि कलेक्टिव विजडम के साथ हम लोग आगे बढ़े। जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त इंडस्ट्री की, जिन क्राइसिस का मैं पहले भी आपसे प्रोग्राम के दौरान भी जिक्र कर चुका हूँ, जो हमारी इंडस्ट्री को इस वक्त दरपेश है, उनका एक ही हल है और वो है कलेक्टिवली। इंडिविजुअली हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरी इल्तिजा भी है, एक रिक्वेस्ट है हमारे सारे मौजूद मेंबरान से, एसोसिएशन मेंबरान से और उनके लीडरान से कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें हमें मिलजुल कर आगे चलना चाहिए और ऐवान बाला तक अपनी आवाज़ पहुंचानी चाहिए जो मौजूदा सूरत हाल है। और अगर इस इंडस्ट्री को हमने सस्टेन करवाना है और इसको आगे लेके चलना है तो हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में हम सारे मिलजुल कर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और ऐवान बाला तक पहुँचाएँगे ताकि हमारी सुनवाई हो सके और गवर्नमेंट जो है जिन मसाइल से इस वक्त हम दरपेश हैं, जिन मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, उनका कोई कारामद हल निकाल सके। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच, टाइम दिया आपने इंटरव्यू के लिए, प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे अहमद अफजल अवान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं फेडमिक के और डायरेक्टर हैं सदाकत कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, और इसके साथ साथ सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन नॉर्थ जोन के। आज आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी बातें सुनी, इनके बारे में उनके व्यूज़ दोस्तों के सुने। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।